वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। आज का जो प्रोसेस है उसमें हम मियोसिस के प्रोसेस को, जो कि 2 साइकिल्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इस पूरे के पूरे लेक्चर जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये मियोसिस प्रोसेस का एक ओवरव्यू है, जो कि हम कल के वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इतना भी डिटेल में नहीं किया, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन तो आज करेंगे कि एक्चुअल में जो मियोसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कितने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे माइटोसिस से वेरी करता है। क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उसमें फेजेस जो हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं। माइटोसिस में इतनी फेज़ नहीं होती हैं, लेकिन मियोसिस में फेज़ भी ज़्यादा होती हैं और 2 साइकिल में कंप्लीट होता है, जिसको हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं। अगर यदि हम सेल साइकिल या फिर सेल डिवीज़न, ठीक है, कोई सा भी प्रोसेस पढ़ें, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस की बात हो, चाहे वो माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, कोई सा भी सेल डिवीज़न का प्रोसेस हो, इन दोनों में जो इंटरफेज़ का प्रोसेस होता है, मींस फर्स्ट फेज़ जो होती है, जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ के नाम से जानते हैं। इंटरफेज़ जो है इसमें हम G1, S और G2 ये तीनों फेज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं। लेकिन सेल जो है इसमें डिवाइड नहीं करती है इंटरफेज़ में, बट अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेती है डिवाइड वाले फेज़ में एंटर करने के लिए। तो जो इंटरफेज़ का प्रोसेस होता है वो चाहे माइटोसिस का प्रोसेस देख रहे हो हम, चाहे वो हम देख रहे हो मियोसिस का, दोनों में सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल अपने आप को तैयार कर रही है डिवाइड करने के लिए, कि उसने अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखा, ग्रो की कंटिन्यूसली, फिर उसके बाद उसने अपना डीएनए का जो अमाउंट है उसको सिंथेसाइज किया, उसका रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद G2 फेज़ में अदर जितने भी इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी मटेरियल्स थे उनको भी सिंथेसाइज किया और एकदम से फुली रेडी हो गई कि अब मैं डिवीज़न की फ़ेज़ में एंटर करूँगी और डिवाइड वाला फेज़ जो है उसको फॉलो करूँगी। इंटरफेस जो है वो दोनों के लिए सेम होता है। उसके बाद जो वेरिएशन होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? M फेज़ जो होता है, जिसको हम डिवाइडिंग फेज़ बोलते हैं, यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलती है। अब जो M फेज़, अगर यदि हम माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी 4 फेज़ ही होती हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ठीक है। और अगर यदि हम मियोसिस का प्रोसेस देख रहे हैं तो इसमें भी ये चारों ही फेज़ होती हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। लेकिन मियोसिस का जो प्रोसेस है वो 2 साइकिल का सीक्वेंस होता है, उसके थ्रू पूरा होता है, तो इसीलिए इसको हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं। और मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बेसिस पर ही प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, एंड फिर जब दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टीलोफेज़ 2 एंड देन साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, वेरी करता है, और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है हमें एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास 2 डॉटर सेल्स मिलेंगी इसमें, जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। लेकिन जो मियोसिस का प्रोसेस होता है इसमें 2 साइकिल होता है, 2 सीक्वेंस में ये कंप्लीट होता है। तो 2 सीक्वेंस में कंप्लीट होता है तो 2 बार ही न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, 2 बार ही साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो उस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो मिलती हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। इसमें हैप्लॉइड कहने का मतलब ये हो गया कि
सिर्फ सिंगल फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मियोसिस के प्रोसेस में 4 हैप्लॉइड डॉटर में सेल्स जो मिलती हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती हैं, लेकिन माइटोसिस में जो 2 डॉटर सेल्स मिल रही हैं वो क्या होती हैं, वो आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे के। अब मियोसिस के प्रोसेस में क्वेश्चन आता है, समझ में आता है, दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि भाई ये आइडेंटिकल क्यों नहीं होती हैं। इसका जवाब मिलेगा प्रोफेज 1 की ये जो 5 डिफरेंट फेज़ हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर एक प्रोसेस देखा जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है पैकेटीन स्टेज में, जिससे कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी की वजह से वेरिएशन होती है। इसीलिए ये जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमें मिलती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं एक दूसरे के। सो स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस के प्रोसेस को कि मियोसिस का प्रोसेस जो है एक्चुअल में क्या होता है। जिस तरीके से माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको हम इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से जान रहे थे, इक्वल अमाउंट की 2 डॉटर सेल मिल रही थी, लेकिन मियोसिस का जो प्रोसेस है उसको हम रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका नंबर कम हो जाता है। जो फर्स्ट सेल से चला था प्रोसेस, जब एंड होता है तो वहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं मियोसिस के प्रोसेस को। अब मियोसिस का जो प्रोसेस है ये 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न की। मींस कि न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो भी डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर उसके बाद एक और साइकिल चलती है जिसमें आगे न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड करेगा। तो 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलती हैं मियोसिस के प्रोसेस में, जिसको हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज ही के वीडियो में। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब हम मियोसिस 1 जब डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे, तो सबसे पहले उसमें हम समझेंगे कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस क्या होता है, और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि अभी तक हम सिस्टर क्रोमैटिड तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है ये हमें पता है, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, या रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, ये प्रोसेस क्या होते हैं। तो ये सब के सब प्रोसेस हम अभी आगे चलकर देखेंगे मियोसिस के प्रोसेस में ही डिटेल में। मियोसिस का जो प्रोसेस है उसका प्रोडक्ट जो होता है, या फिर अल्टीमेटली जब एंड होता है मियोसिस 2 का, तो वहाँ पर हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलती हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 का जो प्रोसेस है उसको। उससे पहले ये भी स्लाइड देख लेते हैं कि चाहे वो माइटोसिस का प्रोसेस हो चाहे मियोसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हो, फेज़ जो हैं वो सेम ही रहती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन उनको मियोसिस 1 में 1 से डिज़ाइन कर देते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अगर यदि मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं तो उसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 बोल देते हैं। लेकिन अगर यदि सिर्फ इस तरीके से प्रोफेज लिखा है, मेटाफेज लिखा है, एनाफेज लिखा है, टीलोफेज लिखा है, इसके आगे 1, 2 कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ इस तरीके से लिखा है, और सेल डिवीज़न के टाइप के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, कभी क्वेश्चन में इस तरीके से आता है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि ये माइटोसिस के प्रोसेस की बात की जा रही है। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर इनकेस किसी भी तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा खुला रख के उस चीज़ को समझना है कि सिर्फ इस तरीके से वहाँ पर लिखी है फेज़, तो माइटोसिस के प्रोसेस की बात की गई है। सब अब हम देखते हैं मियोसिस 1 का जो प्रोसेस है एक्चुअल में वो वेरी कैसे करता है। तो मियोसिस 1 का जो प्रोसेस है ओवरव्यू में हम देख चुके हैं कि इसमें 4 फेज़ होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज,
टीलोफेज, जिसको मेयोसिस 1 के नाम से पढ़ रहे हैं तो इसके आगे हम 1 लगा देंगे। ये कॉमन फेज होती हैं। लेकिन मेयोसिस 1 जो है उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोफेज है, मेयोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, ये क्या करता है, फर्दर 5 और फेजेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस इसके नाम से जानते हैं। और इनका जो सीक्वेंस है LZPDD, इस सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक सीक्वेंस को ही तो फॉलो कर रहा है सेल डिवाइड होने के लिए। तो सीक्वेंस तो हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते सीक्वेंस के साथ। तो प्रोफेज 1 जो है वो क्या है, फर्दर सब डिवाइडेड होता है 5 फेजेस में, जिसको हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले ये 5 फेज जो हैं उनमें देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है सेल के अंदर। फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस चलेगा कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस और सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहली जो फेज है जिसको हम लेप्टोटीन के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन। जो लेप्टोटीन का प्रोसेस है, फर्स्ट फेज जो है प्रोफेज 1 का फर्स्ट फेज जो है लेप्टोटीन, इसमें क्या होता है कि जो इंटरफेज में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी इंटरफेज की सेल है। तो इंटरफेज में सेल में जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो क्रोमैटिन फाइबर्स कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये इंटरफेज को क्रॉस करके डिवाइडिंग फेज में जाती है, डिवाइडिंग फेज की भी सबसे फर्स्ट फेज प्रोफेज में गई, और प्रोफेज में भी लेप्टोटीन में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, इसका कॉम्पैक्शन होता है। और लेप्टोटीन की जो स्टेज है उसमें पूरे में यही देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम जो है उन्होंने कंडेंस होना स्टार्ट किया, कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट हुआ, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखने लगता है कि इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बीच में ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ में। ये चीज़ हुई लेप्टोटीन में फर्स्ट फेज में। उसके बाद सेकंड फेज आती है प्रोफेज 1 जो है, इसकी सेकंड फेज जो है वो कौन सी होती है, जाइगोटीन। ठीक है, अब जाइगोटीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन या फिर कैरेक्टर की बात की जाए तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो ये क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हुए थे, अब इनकी क्या होगी, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कॉम्पैक्ट होके ये सेल के न्यूक्लियस में इस तरीके से पड़े हुए थे। अब ये क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं, इनका जीन, इनका स्ट्रक्चर, इनके कैरेक्टर जो हैं वो सिमिलर हैं। तो जो सिमिलर कैरेक्टर वाले, सिमिलर जीन वाले, सिमिलर साइज वाले जो क्रोमोसोम हैं उन्हीं के बीच में पेयरिंग होती है। ये नहीं है कि किसी के साथ भी पेयरिंग होने लग जाएगी, किसी भी क्रोमोसोम की किसी भी क्रोमोसोम के साथ, ऐसा नहीं होता। जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में जिसका जीन जो है वो या फिर जिसका साइज सेम होता है, उन्हीं क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है। सो जाइगोटीन में क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो पेयरिंग का प्रोसेस है कि ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनका जीन, इनका साइज सब कुछ सेम था, तो इन्होंने क्या किया, पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया, मीन्स इनकी दोस्ती हो गई। अब ये दोस्ती होना शुरू हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, भाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, एक जिस्म दो जान, इस तरीके वाला ये सीक्वेंस जो है उसको फॉलो करने लगेंगे, मीन्स कि पेयर होने लगेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमने फिरने जाएंगे, इस तरीके से। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में जो पेयरिंग होगी, तो ये एक कॉम्प्लेक्स होता है उसके थ्रू होती है, जिसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इनकी जो पेयरिंग है, इनकी जो एसोसिएशन का जो प्रोसेस है कि किस प्रोसेस से हो रही है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू इनमें पेयरिंग हुई। और ये पेयरिंग किस चीज़ के थ्रू अटैच रहती है, किस चीज़ के थ्रू टिकी हुई रहती है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। सो जाइगोटीन में
इस तरीके से दो पेयरिंग हुई क्रोमोसोम्स के बीच में कि एक पेयर है, एक ये क्रोमोसोम का पेयर है, दूसरा पेयर ये है, ठीक है। पेयरिंग होना शुरू हुई क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम जो है इनका स्ट्रक्चर सेम था, इनमें जो जीन प्रेजेंट था, चाहे वो पिगमेंटेशन का जीन हो, चाहे वो हाइट का जीन हो, चाहे वो सेम नेचर का सा जीन हो, चाहे वो सेम जेंडर वाला जीन हो, इस तरीके से जो जीन है और इसका जो साइज़ है वो दोनों का सेम था, इसीलिए इन दोनों ने अपने आप में दोस्ती की, मीन्स पेयरिंग हुई। और ये जो पेयरिंग हुई, ये जो एसोसिएशन का प्रोसेस हुआ, ये इसको हम साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। और ये साइनेप्सिस का जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। मीन्स दो क्रोमोसोम जो पेयर है, क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम 2, ये किसके थ्रू अटैच रहेंगे, एक दूसरे के साथ लिंक रहेंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। सो यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग टर्म, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनका जीन कंटेंट, जिनका साइज क्या है? सिमिलर हो, इनमें सिमिलैरिटी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इनमें जो ये सारी की सारी सिमिलैरिटी पाई जाएगी तो ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे के साथ पेयर कर लेंगे। और इन क्रोमोसोम को हम फिर किस नाम से जानते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मीन्स होता है सेम, लोगस मीन्स लोकेशन, लोकस उसकी। तो सेम टाइप के जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके बीच में पेयरिंग हुई, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। आई होप कि होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अगर ये क्लियर नहीं हुए तो पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं क्लियर होगा, ना तो सेल डिवीज़न, सेल साइकिल का प्रोसेस क्लियर होगा, और आगे चल के जो जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है वहाँ पर भी कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनको बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इस तरीके से पेयर्ड हो गए जाइगोटीन में। उसके बाद आती है प्रोफेज 1 की थर्ड स्टेज। ये क्या है? प्रोफेज 1 की थर्ड स्टेज, जिसको हम पैकेटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैकेटीन का मेन कैरेक्टर क्या है? क्रॉसिंग ओवर। सो यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम से, मीन्स कि एक ये वाला एक पेयर ये क्रोमोसोम का और एक दूसरा पेयर ये, ठीक है, ये दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम थे, इनमें जो पेयरिंग हुई थी ये कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा, उससे पहले हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक पेयर जो है क्रोमोसोम का, ये इस तरीके से, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का। इसमें ये जो इसके आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स क्या हैं? ये एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया। अब ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, इसके दो आर्म्स हैं, ये एकदम सेम होंगे, जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं। ये होता है सिस्टर क्रोमैटिड। बहने बहने हैं ये, ठीक। उसके बाद ये दूसरा पेयर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ कि ये इस तरीके से दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक। अब इसकी ये जो आर्म्स होंगी ये क्या होंगी? ये भी सिस्टर क्रोमैटिड हैं, लेकिन जो ये एक पेयर ये है क्रोमोसोम का, एक पेयर ये है क्रोमोसोम का, तो इसकी ये वाली जो आर्म्स और इसकी ये वाली जो आर्म्स हैं, ये दोनों क्या होंगी? ये कहलाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि क्रोमोसोम का पेयर तो अलग हो गया ना भाई, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ। इस तरीके से इसकी आर्म्स और इसकी आर्म्स, दोनों की आर्म्स जो है इनको अगर मिलाकर बात की जाए तो ये कहलाती हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड।
लेकिन क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम होमोलोगस है, लेकिन आर्म्स जो हैं वो क्या कहलाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो इस तरीके से पहले सिस्टर क्रोमैटिड का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का। ये दोनों क्लियर हो गए, ठीक। अब क्या होता है कि जो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस देखने को मिलता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पेयर है क्रोमोसोम का, इसका एक आर्म इस दूसरे वाले क्रोमोसोम की इस वाली आर्म के साथ पेयर करेगा, मिलेगा, यारी दोस्ती करेगा। तो ये जो दो आर्म्स होंगी ये क्या होंगी, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती हैं। सो जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पर हम इस स्टेज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि पैकेटीन क्या है। 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच वाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। अब ये कह रहे हैं कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स 2 पेयर क्रोमोसोम के एक दूसरे के साथ पेयरिंग की, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला। उसको हम वाइवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसको हम वाइवेलेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वाइवेलेंट हो गया, दो क्रोमोसोम पेयरिंग में प्रेजेंट हैं। 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच वाइवेलेंट। अब ये जो एक पेयर है क्रोमोसोम का, इसकी एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। तो इसमें इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट है एक आर्म ये प्रेजेंट है। तो एक क्रोमैटिड ये हो गया, दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया। अब होमोलोगस क्रोमोसोम है तो 2 पेयर होंगे क्रोमोसोम के, इस तरीके से दूसरा पेयर है तो तीसरा क्रोमैटिड ये हो गया, चौथा क्रोमैटिड ये हो गया। तो 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच वाइवेलेंट, और इन दोनों को मिला के हम किस नाम से जानते हैं, वाइवेलेंट से। और इनके ये क्या हो गए, 1 2 3 4 क्रोमैटिड हो गए। तो 4 क्रोमैटिड प्रत्येक वाइवेलेंट क्रोमोसोम के ये क्या होते हैं, ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और क्लियरली अपीयर होते हैं एज अ टेट्राड। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है पैकेटीन स्टेज में। फिर उसके बाद होता है कि क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन अकर्स। मेन जो कैरेक्टर है इस स्टेज का वो यही है कि पैकेटीन जो है वहाँ इस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस किस में होता है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो हैं वो होमोलोगस होंगे और इनकी जो ये क्रोमैटिड्स होते हैं जिनको हम फिर इसके अलग इनको किस नाम से जानते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से। इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर हम बोल रहे हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है उसको हम रिकॉम्बिनेज के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम जो है इस प्रोसेस को कराने में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। अब हो गया पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद आती है प्रोफेज जो है, प्रोफेज 1 की 4th स्टेज, प्रोफेज 1 की 4th स्टेज जिसको हम डिप्लोटीन के नाम से जानते हैं। डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, जो 2 पेयर थे क्रोमोसोम के, यहाँ पर इस तरीके से जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनको जोड़ कर रखा हुआ था, ये क्या होगा, ये डिसअपीयर, इसका डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये क्या होगा, ये डिसोल्यूशन हो जाएगा इसका। और इनमें जो ये क्रॉसिंग ओवर थी, ये कुछ इस एक्स शेप का स्ट्रक्चर हमें अपीयर हो जाएगा, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है इस तरीके का, सो ये क्लियरली विजिबल होता है एक्स शेप का स्ट्रक्चर। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कैज़मेटा के नाम से जानते हैं। सो डिप्लोटीन स्टेज जो है उसमें
साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका डिसोल्यूशन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और ये क्लियरली एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम कैज़मेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या आता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें ये जो डिप्लोटीन की स्टेज है वो होल्ड होके रह जाती है कुछ सालों तक, कुछ ईयर्स तक। ठीक है, इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, ह्यूमन oogenesis। ह्यूमन oogenesis कहने का मतलब ये हो गया कि जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होना होता है, ठीक है, तो एक जो गेस्टेशन पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है 9 मंथ का, उसमें उसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है, इसमें जब जेंडर स्पेसिफाई हो जाता है कि एक फीमेल चाइल्ड है या एक मेल चाइल्ड है, तो जब एक फीमेल चाइल्ड होती है तो उसमें जो oocytes हैं उसका बनना स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। ठीक, सोचो कि जब बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है उससे पहले ही oocytes का बनना स्टार्ट हो गया है, और ये oocytes जो हैं वो बन के तैयार होके डिप्लोटीन स्टेज में होल्ड होके रह जाते हैं। कब तक होल्ड रहते हैं, जब तक प्यूबर्टी की स्टेज नहीं आती तब तक। और जब प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है, मींस 11 से 12 13 ईयर्स की जब एज हो जाती है, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती तब तक ये क्या है, डिप्लोटीन स्टेज में ही होल्ड रहते हैं। जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसके बाद से सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में एंटर करती है। डिप्लोटीन मतलब कहने का ये हो गया कि डिप्लोटीन के बाद की जो फेज़ हैं सेल डिवीज़न की, उनको फॉलो करती है, लेकिन इतने टाइम तक के लिए उसी स्टेज में होल्ड होके रहती है। सो ह्यूमन oogenesis इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप कि डिप्लोटीन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बचती है हमारी लास्ट स्टेज प्रोफेज 1 की, जिसको हम डायकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना था जिसको हम कैज़मेटा बोल रहे थे, ये क्या है, इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, मीन्स अलग हो जाते हैं। ठीक, सो मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर था अब ये कुछ इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका होगा क्रॉसिंग ओवर में जो हुई थी। और क्या होता है, डाइकाइनेसिस का प्रोसेस जो है उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो होता है, इस तरीके से न्यूक्लियोलस जो होता है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से सेल के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है डाइकाइनेसिस के प्रोसेस में। मतलब ये हो गया कि प्रोफेज जो है वो हो जाती है हमारी इस तरीके से कंप्लीट। सो अगर यदि वन शॉर्ट प्रोफेज की बात की जाए, प्रोफेज जो स्टेज हमने पढ़ी पूरी की पूरी 5 डिफरेंट स्टेजेस के साथ में, जिसमें प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज जो हैं जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारी फर्स्ट फेज जो है वो हो जाती है कंप्लीट। अब क्या है, अब सेल फॉलो करेगी मेटाफेज, सेकंड फेज जो है मियोसिस 1 की सेकंड फेज, जिसको हम मेटाफेज 1 के नाम से जानते हैं, इसमें एंटर कर जाएगी। अब मेटाफेज के प्रोसेस में देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। सो मेटाफेज में क्या है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। जो सिंपली हम माइटोसिस के प्रोसेस में देखे थे कि प्रोफेज जो था उसमें क्रोमोसोम जो हैं वो कंडेंस होना शुरू हुए, उसके बाद जो सेंट्रोसोम था वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाता है, और क्रोमोसोम जो पेयरिंग फॉर्म में थे वो थोड़ा थोड़ा मूव करने लग जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ पर। लेकिन मेटाफेज में वो
एक्चुअल लाइनअप हो जाते हैं जो मेटाफेज प्लेट होती है, इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है वहाँ पर। उसी तरीके से मियोसिस के प्रोसेस में भी होता है कि ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो बने हैं प्रोफेज में, ये इक्वेटोरियल प्लेट में यहाँ पर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो यहाँ पर सेंट्रोसोम था, इससे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट होते हैं, ये क्या है, जो क्रोमोसोम में काइनेटोकोर रीजन होती है वहाँ से अटैच होते हैं। इस तरीके से अपोजिट पोल्स से अटैच हो चुके होते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो अटैच हो चुका है। ये हो गया मेटाफेज। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर रीजन होती है या फिर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, इनका सेपरेशन होता है। सो दी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। जो इस तरीके से यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग में बाइवेलेंट की फॉर्म में प्रेजेंट थे और स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रेडिएट हो रहे थे सेंट्रोसोम से, उससे अटैच थे काइनेटोकोर के थ्रू। अब ये क्या होगा, इनका सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा एनाफेज में। सो द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये तो सेपरेट हो गए, लेकिन इस तरीके से जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं क्रोमोसोम के, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर रीजन से अटैच थे, ये अटैच ही रहते हैं अभी तक एनाफेज में। उसके बाद आती है नेक्स्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में, वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और टीलोफेज जैसे ही ख़त्म होती है उसमें उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करती है। सो टीलोफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस था, ये रीअपियर होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से सेल का जो मिडिल पोर्शन, मिडिल रीजन होता है, वहाँ पर एक फरो फॉर्म हो जाएगी। टीलोफेज का जब एंड होगा, लेट टीलोफेज होगी, तो वहाँ पर ये क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में जाएगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि एक सेल जो है फिर वो 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। सो इस तरीके से मियोसिस 1 का जो एंड होता है वहाँ पर 2 सेल्स मिलती हैं, डायड ऑफ सेल्स मिलता है। ये दिस स्टेज ऑफ द 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब यहाँ पर एक टर्म आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस कहने का मतलब ये हो गया कि जो मियोसिस 1 का प्रोसेस है कि मियोसिस 1, ठीक है, और जैसे ही मियोसिस 1 का एंड होता है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस खत्म होता है, 2 डॉटर सेल्स इस तरीके से मिलती हैं। इसके तुरंत ही बहुत जल्दी से अगेन ये क्या है, मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कुछ तो सेकंड का अंतर होगा, कुछ तो टाइम ड्यूरेशन होगी इन दोनों फेज़ के बीच में। तो इन दोनों फेज़ के बीच का जो टाइम होता है, इसके बीच की जो स्टेज होती है, उसको हम इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। सो द स्टेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीज़न, 2 मियोसिस का जो डिवीज़न है, साइकिल है, इसके बीच की जो स्टेज है उसको हम इंटरकाइनेसिस या फिर इंट्राकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसके जैसे ही मियोसिस 1 का एंड हुआ, साइटोकाइनेसिस एंड हुई, 2 डॉटर सेल बनी, इसके तुरंत बाद ही मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएटली मियोसिस 2 का प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट फेज प्रोफेज क्या है, 2 है। तो इसको देखने से पहले हम एक कंबाइंड डायग्राम देख लेते हैं मियोसिस 1 का। सो मियोसिस 1 का ये स्ट्रक्चरल ओवरव्यू है, जिसमें फर्स्ट फेज है प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज। इसमें क्या है कि प्रोफेज जो है उसमें कंडेंसेशन, कॉम्पैक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कैज़मेटा हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। फिर उसके बाद ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हुआ, कैज़मेटा जो है वो एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो है उसका टर्मिनलाइजेशन हुआ और 2 क्रोमोसोम जो हैं उस तरीके से मिले। ये पूरा प्रोसेस हुआ प्रोफेज 1 में। जब ये क्रोमोसोम मिल जाते हैं, प्रोफेज 1 का स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो
मेटाफेज आती है, जिसमें ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट थे ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, आकर लग जाते हैं, और काइनेटोकोर रीजन जो है वो अटैच करती है स्पिंडल फाइबर्स को सेंट्रोजोम के थ्रू अपोजिट पोल्स पर, अपने अपने पोल्स पर। फिर उसके बाद एनाफेज में हमने देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे इनका सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने के बाद टीलोफेज आई। टीलोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस है इसका रीअपियर हुआ। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी एनाफेज के टाइम में स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, डिसअपियर वाली स्टेज में पहुँच जाते हैं। लेकिन टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है ये रीअपियर हुए। उसके बाद सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अब जब ये 2 डॉटर सेल बन गई तो ये अगेन किसको फॉलो करेंगी, मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है उसको। उसमें भी ये चारों फेज जो है वो देखेंगी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी है जब ये मियोसिस 2 के प्रोसेस को फॉलो करेंगी, ठीक है। तो यहीं पर हम समझ लेते हैं कि जब ये मियोसिस 2 में जाएंगी, मियोसिस 2 की भी प्रोफेज 2 जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है इसको फॉलो करेंगी, तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस होंगे, इनका कॉम्पैक्शन होना स्टार्ट होगा। फिर मेटाफेज में जाएंगे, मेटाफेज 2 में, मेटाफेज में फिर ये इक्वेटोरियल प्लेट जो है, मेटाफेज प्लेट जो होती है, प्लेन जो होता है वहाँ पर अलाइन करेंगे, और इसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे अपोजिट पोल्स के वो अटैच होंगे काइनेटोकोर के थ्रू इस तरीके से। फिर आएगी एनाफेज 2। एनाफेज 2 जो है वहाँ पर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, सेंट्रोमियर वाला जो रीजन था वहाँ से इनका सेपरेशन होना शुरू होगा। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी शॉर्टनिंग, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। टीलोफेज में जाएंगे, उसके बाद टीलोफेज में यही देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर होने लगेंगे। सेल के मिडिल जो रीजन होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पर फरो फॉर्म होगी, और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करके फिर ये जो 2 डॉटर सेल थी ये इस तरीके से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगी। सो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 2 का एंड होगा। और मियोसिस का जो प्रोसेस है सेल डिवीज़न, सेल साइकिल में मियोसिस जो डिवीज़न का प्रोसेस है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट, और हमारे पास मिल जाती हैं अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है इसमें एक्चुअल में होता क्या है। मियोसिस 2 जो है ये किसके सिमिलर होता है, ये बिल्कुल माइटोसिस का प्रोसेस जो होता है उसी के सिमिलर होता है। सिमिलर टू माइटोसिस प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहली फेज जो है प्रोफेज 1, इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ था जिसमें हमें 2 डॉटर सेल मिली थी मियोसिस 1 के प्रोसेस में, उसके जस्ट बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है मियोसिस 2 का प्रोसेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। जब प्रोफेज 2 का एंड होता है लगभग उस टाइम पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो चुका होता है। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम जो है फिर से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है उनका। ये देखा जाता है प्रोफेज 1 में। उसके बाद आती है नेक्स्ट फेज जिसको हम मेटाफेज 2 के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है कंडेंस होने के बाद इक्वेटर जो है या फिर इक्वेटोरियल प्लेट जो है वहाँ पर क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और डिफरेंट पोल्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच करते हैं इन क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर के थ्रू। सो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर जो रीजन होती है क्रोमोसोम की वहाँ से अटैच होके इसको होल्ड करके रखते हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स, एक पोल ये एक पोल ये, इससे जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं तो इसी की बात की गई है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल
गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पर ये जो अटैच होते हैं ये काइनेटोकोर वाले रीजन से अटैच होते हैं। अब अगर यदि काइनेटोकोर रीज़न नहीं पता है तो इसके लिए क्या करना है भाई, प्रीवियस जो वीडियोस हैं, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो जो हैं, जहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, उसमें सेंट्रोमियर रीजन क्या होती है, काइनेटोकोर रीजन क्या होती है, तो उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस वीडियोस तो देखनी ही पड़ेंगी। सो काइनेटोकोर रीजन जो है सिस्टर क्रोमैटिड की वहाँ से अटैच होते हैं। ये था मेटाफेज 2 का प्रोसेस। उसके बाद क्या आता है एनाफेज 2। इसमें क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है प्रत्येक क्रोमोसोम का, वो क्या होता है, उसका सेपरेशन होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। और जैसे ही ये सेपरेशन होता है, स्प्लिटिंग होती है, तो अपोजिट पोल्स की तरफ ये क्या है, मूव कर जाते हैं। जो क्रोमोसोम हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, इनकी क्या होती है, शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज सीन इन द फेज ऑफ एनाफेज। उसके बाद आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम का पेयर था, एक पेयर ये एक पेयर ये, तो ये क्या है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करती है। जब साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करती है तो एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरीके से जब सेल साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। 4 जो सेल होती हैं इसको हम टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। सो इस तरीके से टीलोफेज का एंड होता है और टीलोफेज एंड के बाद साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करके 2 डॉटर सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का जो आउटकम होता है वो मिल जाता है। मीन्स 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाती हैं जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती है। ये चीज़ मियोसिस के प्रोसेस में ध्यान रखनी है। ये है हमारे पास एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मियोसिस 2 का। सो यहाँ पर ये थी हमारे पास प्रोफेज 2 की सेल्स। अब ये प्रोफेज 2 में कॉम्पैक्शन हुआ किसका भाई, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होने के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर होना शुरू हो गई एंड मेटाफेज में गई। ये मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए और इस तरीके से काइनेटोकोर रीजन के थ्रू अपोजिट पोल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उससे ये अटैच हुए। फिर एनाफेज आई। एनाफेज में क्या हुआ, सेपरेशन हुआ इस क्रोमोसोम्स का। सेपरेशन होने के बाद ये अपने अपने अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसकी शॉर्टनिंग हो गई। शॉर्टनिंग होने के साथ ही साथ यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और ये जो सेल है यहाँ पर कुछ इस तरीके से फरो जो है वो भी बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ कि ये जो पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से बन चुकी है, सेल जो है साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को फॉलो करके डिवाइड कर चुकी है। सो इस तरीके से एक ये सेल बन गई, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई और एक सेल ये बन गई और हमारे पास क्या है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो मिल गई एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। सो इस तरीके से मियोसिस का प्रोसेस जो है यहाँ पर हो जाता है हमारा कंप्लीट। अगर यदि फिर भी कोई डाउट होता है या किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी टर्म को लेकर कुछ भी समझ नहीं आता है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं कि
जिस तरीके से माइटोसिस के प्रोसेस का सिग्निफिकेंस था, उसी तरीके से मियोसिस का जो प्रोसेस है इसका भी सिग्निफिकेंस होता है। तो मियोसिस का प्रोसेस जो है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेक्स सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो सिग्निफिकेंस में अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि मियोसिस का प्रोसेस जो है वो कंजर्वेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो सेक्स सेल्स का जो डिवीज़न होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन केस अगर यदि हमें किसी भी सैंपल को, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़, किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के सैंपल को या जेनेटिक मटेरियल जो है उसको कंजर्व करके रखना हो फॉर फर्दर फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर ये मियोसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी के थ्रू तो जो सेक्स सेल्स होती हैं, जैसे कि स्पर्म इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवा, एग, ओवम इन केस ऑफ फीमेल्स, तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही तो होता है। तो कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर भी मियोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो वेरिएशन है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरिएशन जो है, विभिन्नताएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन कपल की बात की जाए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, अब हमारे पेरेंट्स के फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम 2 या 3 सिबलिंग हैं, लेकिन हम दोनों 2 बहन भाई हैं, तो उनमें बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीज़ें सेम नहीं होती हैं। ठीक, जेंडर के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं, बहुत सारी वेरिएशन होती हैं। किसी का कूल नेचर है, किसी का बहुत ही ज़्यादा एंग्री वाला नेचर है, किसी का पिगमेंटेशन डार्क है, किसी का पिगमेंटेशन जो है वो लाइट है, या फिर किसी का हो सकता है कि हाइट अच्छी है, एकदम ठीक ठाक है, किसी की बहुत कम या फिर किसी की बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारी की सारी वेरिएशन जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं, मियोसिस के प्रोसेस में जो क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस देखा हमने पैकेटीन स्टेज में, तो वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था उसी की वजह से तो वेरिएशन आती है, और वेरिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस तरीके से मियोसिस के प्रोसेस का भी अपने आप में खुद में एक महत्वपूर्णता है, सिग्निफिकेंस है। आई होप कि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वो भी फिनिश हो जाता है। इसका मेरे पास 1-2 PYQ भी है जो कि हम थोड़ा देख लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। सो ये क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मियोसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है वो कौन से स्टेज में इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। सो उसमें हमने देखा था कि पैकेटीन जो स्टेज है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस देखने को मिलता है, इनिशिएट होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पैकेटीन स्टेज। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें हम देखते हैं, ये भी अगेन 2016 का ही क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, ये जो स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से अटैच होते हैं क्रोमोजोम से, तो क्रोमोजोम का कौन सा रीज़न होता है जिससे ये अटैच होते हैं। तो हम जानते हैं कि क्रोमोजोम में जो काइनेटोकोर रीज़न होता है वहाँ से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। तो टीलोमेयर ऑफ द क्रोमोजोम, नहीं भाई ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं है। काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, जो काइनेटोकोर रीजन है क्रोमोजोम की उसी से तो अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। यही तो हम भाई शुरू के पहले वीडियो से एंड तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोजोम, नहीं, सेंट्रोमियर से नहीं होते। सेंट्रोमियर के बाहर में डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, इससे ये स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं, अटैच होते हैं। सो ये है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर। ये जो रीज़न है जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड को अटैच करके रखता है इसको हम जानते हैं सेंट्रोमियर के नाम से, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोमियर रीज़न है इसके आउटर में
एक डिस्क शेप का इस तरीके का स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जो कि मेनली प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो ये जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ये होता है काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर रीजन है इससे इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होके रहते हैं। सो स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। लेकिन सेंट्रोमियर से नहीं होते, सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर अटैच है उससे है। काइनेटोसोम भाई देखो, सिर्फ टर्म्स में जब बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं कि काइनेटोकोर हमें पता है, लेकिन वो काइनेटोकोर और काइनेटोसोम जो है इतनी जरा सी उसमें देखते नहीं है और एकदम मस्त फुल कॉन्फिडेंस में मार के आ जाते हैं, हमें तो पता एकदम सही है। फिर जब आके चेक करते ना, भाई यहाँ तो काइनेटोसोम था, काइनेटोकोर तो ऊपर वाला था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है जिससे कि एक जरा सी पॉइंट पर गलती ना हो और 4 मार्क्स का लॉस ना हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या टर्म यूज़ किया है वो चीज़ भी ध्यान देनी है, वो चीज़ भी बहुत अच्छे से देखनी है। तो इसी के साथ ये 2 PYQs के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा विद PYQs। अगर कोई कन्फ्यूज़न क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।